रिस्पेक्टेड चेयर और आज सेमिनार हॉल में बैठे विद्वान दोस्तों, मैं कल से ही सोच रहा था कि इस विषय पर दो तरह की स्टडी या दो तरह के विचार रखे जा सकते हैं। एक तो जैसे एम्पिरिकल स्टडी है, कोई अनसंग हीरोज जो हम नहीं जानते उनको लिया जाए, उनके बारे में प्रोजेक्ट किया जाए। एक वो पक्ष है जो मुझे लगता है कि अनसंग और संग की ये जो डिबेट है और एक थ्योरेटिकल पार्ट है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए। जितने भी अभी तक नाम लिए गए, बीइंग पंजाबी सभी उनसे जानते हैं और कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि अनसंग रहा या है। ये जो एक इशू है, ये नैरेटिव है संग और अनसंग करने का, बनाने का, ये बेसिकली तो पॉलिटिकल है और इसका जो बिगनिंग है, मैं मानता हूं कि 1857 से इसकी जो शुरुआत हो जाती है। जब गदर हुआ, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहे हम उसकी बात करेंगे और जिन लोगों ने एक ट्रेडिशन में राइट फ्रॉम बिगिनिंग, हीरोज वो होते हैं जो अपना बलिदान देते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद किसी को इंस्पायर करते हैं कि और आगे से आगे चलता रहता है। और ये ट्रेडिशन कंटिन्यूअसली पंजाब में चली है, मैं इसकी बात करूंगा, कहीं भी ब्रेक नहीं हुई। और वो जब ब्रेक हुई, उसको नेशनल लेवल पर जब हमने मानने से इनकार कर दिया, उसको मेन नैरेटिव से ही खारिज कर दिया, तो उसका इफेक्ट पंजाब की आज की सिचुएशन पर, जब हम सेपरेटिज्म कहते हैं, सेपरेटिज्म भड़काने के लिए हो सकता है पाकिस्तान हो या कुछ और इश्यूज आ जाएं बीच में, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा जो एक मानसिकता ग्रो कर रही होती है जो आपको मेन स्ट्रीम से तोड़ती है, क्योंकि आपको राइट प्लेस, राइट पर्सपेक्टिव में नहीं रखा गया, नहीं देखा गया। शुरू से हम जानते हैं, कहते हैं कि भारत के एक ऐसे हिस्से पर पंजाब मौजूद है जहां पर जितने भी आक्रमणकारी आए उनको रोका, सदियों तक उनसे लड़े, वापस भगाया। और भारत की जो एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है, पहचान है, उसके लिए 10 गुरु परंपरा की बात भी करते हैं, चाहे उससे पहले राजा दाहिर थे और पोरस उससे भी पहले। कॉन्टिन्यूअसली ये एक जगह रही है जहां पर रोका गया, हर चीज के लिए उनको एक तरह से टक्कर दी गई वेस्ट को। ये जो 1857 में एक गदर मूवमेंट शुरू हुई, गदर आया, उसका जो मुकाबला किया वो इमीडिएटली महाराजा रणजीत सिंह के जो उसका राज था, उसके डिसमेंटल होने के बाद वो एक ऐसा ट्रांजिशनल पीरियड था पंजाब का, जहां पर इतनी बड़ी आर्मी रणजीत सिंह की, उसके लिए एक क्राइसिस ये था कि उनको लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं आता था, उनका एक प्रोफेशन था। अब उसको ब्रिटिश फौज ने हायर किया। अगर ब्रिटिश फौज ने हायर किया तो गदर में सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाले, दिल्ली तक उस गदर को रोकने के लिए सिख रेजिमेंट आई आगे। ये रोल पंजाब का और एक सिख का आइडेंटिफाई हो गया कि कैसे ब्रिटिश के साथ अलाइड, क्योंकि वो तो जॉब कर रहे थे, उनको तो और कोई काम नहीं था उनके लिए। लेकिन बाबा राम सिंह, जो नामधारी कोका मूवमेंट के एक, उनको सतगुरु भी कहते हैं, जब उन्होंने एक मूवमेंट चलाई, उनके माइंड में क्या था? क्या ऐसा एक देश या ऐसा एक राष्ट्र जहां पर पहले भारतीयों का कब्जा रहा या भारतीय ही उस पर राज करते रहे, या ब्रिटिश या बर्तानिया से मुक्ति के लिए था? देखने में जो नैरेटिव हमें दिखता है वो उनकी ऐसी पॉलिसीज जो उससे पहले तुर्कों ने और मुगलों ने की, गुरु नानक के टाइम पर, सेम चीज को जब सामने लेके आए ब्रिटिश, तो उसको आधार बनाकर एक तरह से धर्म युद्ध शुरू हुआ, जिसमें काउ स्लॉटर का जो सबसे बड़ा इशू आता है
उसके लिए उन्होंने अपनी जान दी। कितने ही जो नामधारी कूका थे वो उसमें शहीद हुए। वो मूवमेंट गदर मूवमेंट के साथ साथ चलती है और अनफॉर्चुनेटली इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए सिंह सभा मूवमेंट जब शुरू हुई, उसके जो मेन एक कहते हैं कि गुरु नानक देव जी के ही वंश में से एक वेदी थे, उनको कमांडर बनाकर इस मूवमेंट को जो है नामधारी वाली मूवमेंट को क्रश किया गया था। अब ये भी हिस्ट्री में है, लिखा भी हुआ है, फैक्ट है, लेकिन किसी नैरेटिव का ये पार्ट बनेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसको कभी रिजॉल्व नहीं किया। इसको भी रिजॉल्व करेंगे तभी हम अपनी पोजीशन सेटल कर पाएंगे। हम दोनों से कई बार लगता है कि कमजोर भी पड़ जाते हैं और पावरफुल भी थे। इसके रीजन भी हमें मालूम होने चाहिए, क्योंकि ये टाइम इंडिपेंडेंस के पहले का था और वहां पर किसका साथ देना है, कहाँ होना है, ये सारी चीजें अलग थी। एक नैरेटिव जो ब्रिटिश ने पार्टीशन की बुनियाद रख दी थी, लोगों में एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया था, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को एक रिलीजियस बाउंड्री क्रिएट करने के लिए एक मूवमेंट शुरू हो चुकी थी। इसके इफेक्ट आगे जाके हमें और भी दिखते हैं। उस टाइम पर जो अभी सुबह भी बात हो रही थी कि कैसे कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को से गदरियों का एक जो पूरा मूवमेंट वहां से शुरू होती है, उनके मन में जो भारत के बारे में विचार था, आइडिया था, वो ये जो आप पीछे बैकग्राउंड पे देख रहे हैं, भारत माता, उनकी जो पब्लिकेशंस थी, ये भारत माता का नक्शा वो सबसे पहले उन्होंने ही जो इंट्रोड्यूस किया, और भारत माता भी उन्होंने पहले बोला। और जितनी पोइट्री लिखते थे सब में हिंदुस्तानियों जाग जाओ, हिंदुस्तानी शब्द उन्होंने यूज किया। अब ये दो तीन चीजें वही थी जिसको मध्यकालीन समय में गुरु नानक और गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह धर्म युद्ध के लिए इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा जियो कल्चरल एरिया है, स्पेस है, जो कि एक सिविलाइजेशन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को कह लीजिए, या जो एक बॉर्डर पॉलिटिकल ब्रिटिश ने बना दिया, सिर्फ उसी को विकेट करवाना है, ये कभी आइडिया उनके मन में नहीं रहा। उनके मन में एक ऐसा था कि जो हमारी धर्म परंपराओं पर आधारित एक विदेशी सत्ता है, उसको हमने हटाना है, क्योंकि वो हमारी जो आजादी है उसके ऊपर वो अंकुश लगा हुआ है। अब इस विचार से उन्होंने जो शुरू किया, उसमें रिलीजियस बाउंड्रीज कहीं नहीं थी। उसमें हिंदू सिख का तो चलो अगर देखें तो 100 साल पहले तक तो कभी अलग से इसका रेफरेंस मिलता भी नहीं है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का जरूर मिलता था। पर गदरियों में ये भी कॉमन थे। गदरी मूवमेंट जो थी, गदरी लहर जो थी, उसमें सभी चलते थे। उसमें जो सोन सिंह भकना और एक छोटे लेवल पर जो काम करने वाला हरनाम सिंह टुंडीलाट, इनमें बहुत डिफरेंस भी है और समानताएं भी है कि कैसे नाम भी देखिए उनका संघर्ष में, अपने ही गांव में घर पे आकर वो बम बनाने का एक जिसको कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो बम फट गया, उनका हाथ जो है वो उड़ जाता है, तो उसके इंसिडेंट्स के बाद उनका नाम टुंडीलाट पड़ गया कि हाथ ही उड़ गया उनका। ऐसे लोग ये है तो अनसंग हीरो, लेकिन जिस टाइम ये काम कर रहे थे वहां पर अनसंग नहीं थे, इनसे लोग इंस्पायर्ड थे। करतार सिंह सराभा अगर जान देते हैं अपनी, भगत सिंह है, ये सारे उसी दौर के लोग थे जिन्होंने इन चीजों से इंस्पायर होकर इकट्ठे हुए, लड़ाई की। और सबसे जो और भी बड़ा अगर हम इंसिडेंस देखते हैं तो जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ, उसमें पंजाबियों की या ब्रिटिश की भूमिका क्या थी? एक जो एजेंसी, सो कॉल्ड एजेंसी होती है, जो कहती है कि हम सिखों को कंट्रोल करते, उसका रोल क्या था? उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने गदर मूवमेंट को खत्म करने के लिए दीवान जो खालसा दीवान सोसाइटी थी,
उससे डिक्लेयर करवा दिया कि जितने भी गदरी हैं ये डाकू हैं और ये एंटी सोशल है, और तनख्वाहियां देने का मतलब होता है कि सिख पंथ से इनको बाहर कर दिया। अब अगर उनका सोशल बाइकाट हो गया, जिस जमीन पर आके वो लड़ रहे हैं वहीं पे लोग मुखबरी कर रहे हैं कि ये गदरी है, ये गदरी है, तो उनको पकड़ के कैसे टॉर्चर करके मारा गया। अब ये करने वाले कौन थे? एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि इस तरह जो लोग हिंसा कर रहे हैं उसको आप डाकू बना दीजिए, डाकू बोल दीजिए। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये इससे पहले मुगलों ने भी यही किया। मुगलों ने गुरु तेग बहादुर जी के साथ जो हुआ, गुरु गोविंद सिंह के साथ हुआ, और इवन बंदा बहादुर, इन सबको उन्होंने मिलिटेंट नहीं बल्कि आतंकवादी भी नहीं बल्कि कहा जाए कि विद्रोही, बागी या लुटेरा, सबसे जो डेरोगेटरी शब्द इसके लिए यूज होते हैं, वो इस लेवल तक आ गए कि इनको मेन नैरेटिव से हमेशा नीचे करके रखा जाए और इनकी जो पूरी मूवमेंट है उसको एक रीजन में, स्मॉल रीजन में, पॉकेट में, वहां पर छोड़ दीजिए। जैसे अभी होशियारपुर, लुधियाना, जालंधर, जहां पर देशभक्त सोसाइटीज वगैरह बनी हुई है, वो वहां उनको याद करते हैं। लेकिन ये हमारे माइंड में ये कैसे आ गया कि ये सिर्फ मालवा या दोआबा जो क्षेत्र है वहीं तक सीमित थे। इतने रिच लोग जो इतना बड़ा लैंड कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को से छोड़कर और सारा पैसा वहां एक हथियार बनाने वाली कंपनी को देके यहां पर पहुंच गए कि हमारे हथियार पहुंच जाएंगे। लेकिन जर्मनी के बाद उस बड़े शिप का कहीं पता नहीं चला कि वो जितना एमुनेशन था कहां गया। और यहाँ पर वो बिल्कुल खाली हाथ, ना पैसा, ना उनके पास सपोर्ट और ना हथियार। इसके बावजूद भी वो यहाँ पर लड़ते हैं, पकड़े भी जाते हैं, लोगों का साथ मिलता है, फोक माइंड जो है उनको हीरो मानता है, इसलिए हीरो है। जहां पर रहा कि उनको नेशनल लेवल पर ये एक्सेप्टेंस देनी कि देश आजाद कैसे हुआ। देश आजाद हुआ जो हम पॉपुलर नैरेटिव मानते हैं, जो दो चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। एक गाना है ना कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कम। अब ये चीजें बोलना लगता है कि पता नहीं आप एंटी सोशल हो गए, एंटी नेशन हो गए। वाई? पंजाब की प्रॉब्लम यहां पड़ी हुई है, जहां पर यह बात की गई कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। ढाल कौन था? पंजाब था। खड़ग भी पंजाब के पास था। पूरी मूवमेंट में अगर एक पूरा हथियार के साथ ब्रिटिशर्स के साथ लड़े थे तो वो पंजाब का ये एरिया था जहां पर ये लड़ाई हो रही थी। बाकी सब सरेंडर कर चुके थे। जहां से शुरू हुआ था बंगाल में से, वो उसका पार्ट बन चुके थे। और कहीं पर इसका इतना इफेक्ट नहीं था जहां पर पंजाब का था। पंजाब के खून में ही ये एक बागीपन, एक बगावत कि जो हम किसी भी तरह की गुलामी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमेशा ये हुआ कि जो सत्ता में थे, जब वही इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो ये माइंड में जो है ना एक सेपरेटिज्म कि हमें हमारी एक्सेप्टेंस नहीं है, हमारा जो काम है, जो किया हुआ है। भगत सिंह की बात करते हैं। जब भगत सिंह को फांसी हुई उसके बाद सबसे पहले न्यूज किसने और कौन सी डाली? सबसे पहले न्यूज जो हिंदी अखबार में छपती है कि एक आर्य समाजी नौजवान को फांसी हुई। इसमें उस टाइम किसी ने किंतु नहीं किया, चल रहा है सब कुछ। धीरे धीरे जिसको कहते हैं कि बलिदान या शहीदी के बाद कैसे उसके ऊपर कब्जा करना है कि कौन सिख था, कौन आर्य समाजी था, कौन हिंदू था, कौन सनातनी था, ये चीजें बाद में शुरू हुई। और क्लेम करने वाले अपने अपनी तरह से क्लेम करते रहे। अब चाहे अगर आप गांधी और भगत सिंह की फोटो साथ साथ लगाने वाली पार्टियां भी हम देखते हैं तो उसकी बैकग्राउंड में आइडियोलॉजी देखिए कि वो क्या डिपिक्ट कर रहा है। क्या दोनों साथ चल सकते हैं? अगर हम ये सुनते हैं एक नैरेटिव, अनसंग की बात कर रहा हूं कि कैसे दबाया जाता है एक वॉइस को, वो भी जब गांधी के पास शायद ये इन्फ्लुएंस था कि वो भगत सिंह को उस बलिदान या उस शहीदी से
शहादत से या फांसी से बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस बेपरवाही से कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं करना चाहता, और साथ में जो एविडेंस देने वाले, गवाही देने वाले लोग, वो भी उस सत्ता से। इसके पीछे एक पैरेलल जो स्ट्रीम चली, आपको शायद मालूम होगा या नहीं, हिस्ट्री वाले जानते होंगे कि जब 1857 का गदर हुआ था, तो ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। उन्होंने इसके लिए करेक्टिव मेजर लिया कि हम अब इसको रोकें कैसे कि फर्दर ऐसा ना हो। तो उन्होंने एक लाइजनिंग पार्टी बनाई जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो लाइजनिंग ये था कि अगर आप यहाँ लोगों को कोई इशू है तो सरकार के साथ आप बात करिए, कोई ना कोई हल निकालेंगे, लेकिन ये रिवोल्ट नहीं होना चाहिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का काम शुरू से लाइजनिंग का था, हर चीज को दबाना। इस पर्सपेक्टिव से देखिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन जब भी यहाँ पर कोई रिवोल्ट होता था या कोई भी ऐसा एक गदर मूवमेंट चलती थी या कोई शहीद हो रहा है, उस वॉइस को दबाने के लिए वो अपना पूरा एक इकोसिस्टम जिसे कह लिए उसको एक्टिवेट करके उसको डिस्क्रेडिट करते थे, दबाते थे। जैसे गदर मूवमेंट में गदरियों को दबाया गया। और मैं जलियांवाला बाग जो बहुत बड़ा इंसिडेंस है जहां से ये आग बहुत ज्यादा भड़क सकती थी, उसका क्या हुआ? जो मेन वॉइसेस थी पंजाब की, जो मेन राइटर्स थे, जिनके पास मीडिया था उस टाइम का, आज अगर हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, जिनके पास नैरेटिव क्रिएट करने के सारे टूल्स थे, उन्होंने क्या किया? कोई भी राइटर जलियांवाला बाग के उस विभत्स जो एक कांड हुआ उसके अगेंस्ट कोई नहीं बोला। जितने बड़े पंजाबी के राइटर थे, किसी ने वॉइस नहीं रेज की। उसमें स्टॉल वर्ड्स जो भाईवीर सिंह जैसे हैं, एक राइटर नानक सिंह ने एक पोइट्री लिखी, खूनी वैसाखी, उसकी कविता को उसी टाइम बैन कर दिया गया। अब वो मेन स्ट्रीम में भी नहीं आया उस टाइम तक। तो ऐसे राइटर्स ऐसे नहीं कि नहीं थे, लेकिन मेन जो एक नैरेटिव ना बन पाए उसको पहले ही दबा दिया गया, नीचे रखा गया। अब ये प्ले भी जो है एक ब्रिटिश पॉलिसीज थी, उनका समझ आता है कि उन्होंने सरवाइव करना है। और उसके बाद जनरल जो ओडायर था उसको दरबार साहब में जाके सरोपा दिया जा रहा है। अब मतलब ये आप कहां पर प्रोजेक्ट करोगे इस चीज को कि एक तरफ आप गदर मूवमेंट वाले जो लड़ रहे हैं देश के लिए, उनको सिक्खी से बाहर निकाल रहे हैं, और एक वो जिन्होंने ऑर्डर दिया मारने का, आप उनको ऑनर भी कर रहे हो। मतलब कोई ऐसा पोजीशन आपके पास ऐसी नहीं बन पा रही थी। बाद में ठीक है कि गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट हुई, सिंह सभा लहर बनी और अलग से थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए। और उसमें सबसे बड़ा पार्ट जो था वर्ल्ड वार का था। 47 में ऑलमोस्ट 42 में डिसाइड हो गया था कि ब्रिटिशर्स जा रहे हैं। उसके बाद की जितने भी क्लेम्स हैं वो सब मुझे लगता है कि बेकार के थे। उसमें सिर्फ ये नैरेटिव सेट करने की बात चल रही थी कि ट्रांजिशन ऑफ पावर में किसका नैरेटिव क्रिएट हो और किसको ये सत्ता मिलेगी, उसमें कितने लोगों को मेन स्ट्रीम से एलिमिनेट कर दिया गया। यहाँ फिर मैं रेफरेंस गदर मूवमेंट के सोन सिंह भकना का दूंगा कि जब गदर मूवमेंट को दबा दिया गया तो उस टाइम कम्युनिस्ट पार्टी जो एग्जिस्टेंस में आती है, तो वो काफी सारे गदरी जो थे कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए थे। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो लड़ रही थी, बार बार उनको जेल होती निकाल देते, जेल होती निकाल देते, लेकिन जो उसमें गदरी थे कम्युनिस्ट पार्टी में ही, उनको डिफरेंटली ट्रीट करते थे। अब अगर देश आजाद हो गया, सारे के सारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया गया 47 से पहले, 46 में। लेकिन सोन सिंह भकना रिलीज होते हैं 1948 में। रीजन, क्योंकि बैकग्राउंड उनका गदर था, और उनका जो मेन नैरेटिव, अगर वो कहेंगे कि बिना खड़ग बिना ढाल ही जीते, जब तक वो नैरेटिव आपका सेट नहीं हो सकता। अगर ये लोग रहते हैं, अगर सुभाष चंद्र बोस रहते, इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको कई
जो एक थ्योरीज है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, वो आपको ठीक लगेंगी कि क्या हुआ, किस टाइम पर हुआ और क्यों हुआ। क्योंकि वो टाइम जो संग हीरो थे उनको अनसंग बनाने का जो नैरेटिव क्रिएट हुआ, अहिंसा के ऊपर एक नैरेटिव पूरा आपको जो पता है कि वो कैसे क्रिएट हुआ, इसी तरह हुआ। कोई जरूरत नहीं थी कि एक ही नैरेटिव पर होता। जब सबने मिलकर लड़ाई लड़ी है, उसमें अहिंसा का एक बहुत बड़ा टूल रहा, वो भी अपना काम कर रहा था, लेकिन साथ में शस्त्र का काम भी हुआ। ये हमारी 10 गुरुओं की परंपरा में भी था। उन्होंने पहले वाणी से, उन्होंने अपने बलिदान से भी देखा। जब वो भी नहीं हुआ, तब गुरु गोविंद सिंह हथियार उठाते हैं, और यही हमारी परंपरा में रहा है। अब इस पूरी की पूरी परंपरा को और इस पूरे एक नैरेटिव को उसी नैरेटिव के साथ कंटिन्यू रखना, जो मुगलों का था, जो ब्रिटिश का था, और उसके बाद जो सत्ता में लोग आए उनका भी यही प्रोजेक्शन थी। तो ये जब कंटिन्यू रहा तो पंजाब के दोबारा भी टुकड़े होते हैं 1966 में, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं है, हमें कोई एक्चुअली पूछ नहीं रहा। और इसी में से फिर अगर कहे तो मिलिटेंट्स, भिंडरावाला, उनके लिए ग्राउंड तैयार है। अगर कोई भी खाड़कू जैसी बात करेगा, उनके लिए ग्राउंड ऑलरेडी तैयार है। वो कहेंगे सेंटर हमें नहीं मानता, किसान आंदोलन कैसे चलता है, सीधा ही बोलते हैं कि दिल्ली के साथ हमारी जंग है। दिल्ली का मतलब एक वो सत्ता जिसने अभी तक पंजाब को एक्चुअल रिप्रेजेंट या उसको एड्रेस नहीं किया था। मैं किया था की बात कर रही हूं, क्योंकि अभी तक यही था। लेकिन सिचुएशन बदलती है। जब ये स्टडी होती है, अगर ऐसे सेमिनार होते हैं, तो इसमें एक नैरेटिव को पहचानने की और उसके पीछे जो इश्यूज थे, सिर्फ इशू ये नहीं होते कि वहां पर किसान आंदोलन हो रहा है या कहीं और लोग अपनी डिमांड्स मांग रहे हैं, ये सभी मांगते हैं। लेकिन उन डिमांड्स को किस तरह आप प्रोजेक्ट करके ऐसा भयंकर बना दें कि 84 में दरबार साहब के ऊपर ही अटैक कर दिया जाए। वो भी एक मौका था जब सिखों को लगा कि ये देश हमारा नहीं है। अनंतपुर का मता जो था, अनंतपुर रेजोल्यूशन जो होता है, वो मोर पावर्स के लिए था। अगर उसको देखेंगे, उसमें भी ऐसा नहीं कि खालिस्तान की डिमांड थी, नहीं, उसमें भी वो पार्टिसिपेशन एक शुरू में जो था वो डिफरेंट था, लेकिन उसकी प्रोजेक्शन फिर दबा दी गई कि कहीं नेगोशिएट भी नहीं करना, बात ही नहीं करनी। तो ये चीजें अगर इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, मुझे लगता है कि पंजाब, और मेनली हम क्योंकि पंजाब के ही अनसंग हीरोज की बात कर रहे हैं, तो उनको कभी हिंदुस्तान, भारत की जितनी लड़ाई गुरु परंपरा में, गुरु ट्रेडिशन में और उससे पहले, और 1857 से लेकर 47 तक जितना उनका कंट्रीब्यूशन हुआ, उसको कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, उसको कभी माना ही नहीं गया। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे भाव रहेंगे जिससे कि पंजाब के 3 टुकड़े हुए, और जो वर्तमान पंजाब है उसमें भी कितना अनस्टेबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि ऐसे सेमिनार में अगर हम एक खास पर्सपेक्टिव से इन इश्यूज को देखने की, एड्रेस करने की कोशिश करें, क्योंकि इतना ही काफी नहीं है कि हम अनसंग हीरोज की एक लिस्ट तैयार कर लें, लेकिन वो क्यों अनसंग हुए, उनके पीछे रीजन क्या था, और उनको कहाँ सही प्लेस मिलनी चाहिए। सबको मिलनी चाहिए, हर तरह के जो हुए। तो मुझे लगता है कि इस सेमिनार का और इस तरह की जो एक गैदरिंग है और डिस्कशन है, उसका हमें बहुत लाभ मिल सकता है। आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।